नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समीकरण की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो टेलीविजन स्टूडियोज के बहस से आमतौर पर बाहर रहती है, आज उस पर आज की प्राइम डिबेट केंद्रित है। और जैसा कि हमेशा होता है कि बीएसपी अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजती, तो आज भी किसी को नहीं भेजा, लेकिन उसके बावजूद ये डिबेट होगी क्योंकि प्रसंग बहुत समसामयिक है और बीएसपी की जो रणनीति है उस पर निर्भर करता है। दरअसल अचानक से बीएसपी को फिर से ब्राह्मणों की याद आ गई है। उत्तर प्रदेश में 14% के आसपास ब्राह्मण मतदाता होने की वजह से अब मायावती को लगता है कि इस वर्ग को लुभाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन से काम नहीं चलेगा। तो अब बीएमडी यानी ब्राह्मण मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन लेकर मायावती इस बार के विधानसभा के चुनाव में जा रही हैं। और अगले तकरीबन 3 महीने तक बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, वो 45 सभाएं करने जा रहे हैं। अगले 60 दिन में वो तकरीबन 45 सभाओं को संबोधित करेंगे। और ख़ास तौर पर उनके निशाने पर वो शेड्यूल्ड कास्ट असेंबली सीट्स हैं, जहां पर ब्राह्मणों की संख्या काफ़ी कुछ है, और इस जरिए वो दलित और ब्राह्मणों को नज़दीक लाने की कोशिश मायावती कर रही हैं। तो जो कुछ भी 2007 में सोशल इंजीनियरिंग मायावती ने की थी, वही सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला इस बार उसमें मुस्लिम ऐड ऑन किया गया है, यानी बीएमडी ब्राह्मण मुस्लिम और दलित के फार्मूले के साथ मायावती चुनाव के मैदान में आ रही। तो क्या सत्ता मिलने का समीकरण यही है, बीएमडी? अब देखने वाली बात होगी कि मायावती का ये फार्मूला कितना कामयाब होगा। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा एक बार फिर से सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी तकरीबन 5 साल के बाद। तो क्या ये मुद्दा क्लिक करेगा, क्या ये समीकरण क्लिक करेगा? 4 खास मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। दीपक मिश्रा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रवक्ता, जिनका अभी हाल ही में प्रवक्ता के पद पर अनाउंस। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान मसूद, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बहुत ही जाने माने और चर्चित, बल्कि कई मामलों में विवादित लीडर भी हैं, तो बहुत जाना पहचाना नाम है कांग्रेस का। और राहुल गांधी की सभा के और उनकी जो यात्रा है उसके प्लानर में से एक हैं, उसके संयोजक में से एक हैं। मेरे साथ कुमार भावेश जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर चंद्रमोहन, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत आप सभी का। दीपक मिश्रा, आपको चिंता करनी चाहिए कि मायावती ने आपका जो परंपरागत वोट बैंक रहा है, खासतौर पर मुस्लिम, उसको तो वो साध ही रही हैं। अब वो ब्राह्मणों के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा जो तैयारी की है सतीश चंद्र मिश्रा ने 45 सभाएं करने की। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर अपनी घर की लड़ाई दूर हो चुकी हो तो अब आपको चिंता करनी चाहिए। पहली बात तो समाजवादी पार्टी को कोई चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो भी खासकर बहुजन समाज पार्टी को लेकर। ताश के पत्तों की तरह बहुजन समाज पार्टी बिखर चुकी है। और जहाँ तक समाजवादियों का पक्ष है, ब्राह्मणों का जो स्वाभाविक झुकाव रहा है हमेशा से, इतिहास इसका साक्षी है, समाजवादी पार्टी की ओर रहा है। जन्मना ब्राह्मण कर्मणा समाजवादी होता है। ये तो नया कोई आप इक्वेशन खोज रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं इतिहास के आधार पर इसको सिद्ध कर रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी के संस्थापक ब्राह्मण थे। मधुलिमय ब्राह्मण थे। एसएम जोशी, जिन्होंने नेताजी को टिकट दिया था एमएलए का पहली बार, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, ब्राह्मण थे। जनेश्वर मिश्र, जितने बड़े समाजवादी, ब्राह्मण थे। माता प्रसाद पांडे। हमारे ब्राह्मणों की तो एक परंपरा रही। कारण क्या है कि ब्राह्मण एक जाति ऐसी होती है जो पैर छूने में यकीन नहीं रखती, और मायावती जी का तो सब दृश्य स्पष्ट है। जनेश्वर जी का पैर छूते हुए तस्वीरें फ्लैश हैं, आप दिखा सकते हैं, है सबके। अखिलेश जी भी उनका पैर छूते हैं, तस्वीरें हैं। मुलायम सिंह जी भी पैर छूते हैं, तस्वीरें हैं। शिवपाल जी पैर छूते हैं, तस्वीरें हैं। कोई एक बताइए कि किसी बड़े ब्राह्मण का पैर कभी मायावती जी ने छुआ हो। और सबसे बड़ी बात, दलित तो खिसक ही चुका है। अंबेडकर से कोई सरोकार रहा ही नहीं मायावती जी का। अंबेडकर जयंती जितने शालीन और भव्य तरीके से समाजवादी पार्टी ने मनाया, मायावती जी सोच नहीं सकती। अंबेडकर पे इस बार 3 साहित्य प्रकाशित हुए, तो समाजवादी पार्टी का है। इमरान मसूद जी, बीएसपी जिस तरह से एक नए कॉम्बिनेशन के साथ इस बार के चुनाव में आ रही है, आपको लगता है कि आप कहीं चुनौती देने की स्थिति में उनको हैं? देखिए, बीएसपी किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएगी ये तो बीएसपी जाने, हम लोग नहीं बेहतर जान सकते। लेकिन जहाँ के रहने वाले सहारनपुर, आपके गढ़ के भीतर इतनी बड़ी रैली हो गई और आपको पता भी नहीं चला। अगर वो बड़ी रैली है तो फिर तो बसपा की सरकार आ रही है, अगर वो रैली भी बड़ी रैली है। मायावती जी की सुपर फ्लॉप रैली सहारनपुर की रैली है। मायावती जी जिस वक्त आती थी सहारनपुर के अंदर तो तूफान मचता था। मायावती आई और आकर चली गई, पता नहीं चला। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो बड़ी रैली थी।
और बसपा की क्या रणनीति है तो बसपा वाले जाने, लेकिन बसपा के बारे में सब लोग जान गए। देखिए, पैसे का खेल जो बसपा ने चलाया है वो इतना खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, और वैसे भी बसपा के अंदर सब लोग जान गए कि बसपा के किसी को कोई बसपा के प्रति उसने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उसके कोई मायने नहीं है। कोई पैसे वाला आएगा और टिकट ले जाएगा, कोई पैसे वाला आएगा और उसको 2 मिनट में पार्टी से निकलवा देगा। तो बसपा कुछ भी कर ले, कोई भी इंजीनियरिंग कर ले, बसपा एक्सपोज हो गई पैसों को लेकर के कि बसपा के अंदर पैसे से तो मुसलमान इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? 137 सीटें मायावती ने क्यों बांट दी फिर? नहीं, मुसलमान को आप 137 क्या 150 सीटें आप सीटें वो दे रहे हो, सबके सब जगह आप सेक्युलर फोर्सेस को हरा दो, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। आपको हरवाने के लिए मायावती ने टिकट बांटे? मायावती जी का तो यही फंडा है। मायावती जी का फंडा क्या है? मायावती जी तो सब चाहती है कि सब कमजोर हो जाएं, सारे वर्ग कमजोर रहें, तब वो उनका काम चलेगा। ऑलराइट भावेश जी, ये उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति तो एक बहुत कड़वा सच है। भले ही कोई कितना भी बात कर ले, दावा कर ले, विकास के दावे कर लिए जाएं, लेकिन अंत में जाति पर ही वोट पड़ता है। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। तो मायावती जिस समीकरण के सहारे जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला BMD का लेकर आई हैं, आपको लगता है क्लिक करेगा? देखिए, मायावती 2007 में इसी फार्मूले पर सरकार बनाई थी मायावती ने। तब क्या मुस्लिम थे साथ में? मुस्लिम तब भी साथ में थे, और लेकिन ये जो कम्बिनेशन शुरू किया गया कि ब्राह्मण को लेकर, पहले मायावती के और बसपा के बारे में ये माना जाता था कि ये वो पार्टी है जो दलितों को लेकर और नीचे तबके के लोगों को लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन जब मायावती को लगा कि सिर्फ हम इन लोगों के साथ सत्ता तक नहीं पहुंच सकते, तो उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ा, और ब्राह्मणों को जोड़ने के साथ ये हुआ कि मुसलमान भी थोड़े साथ में आ गए, क्योंकि मुस्लिम एक ऐसा वोट बैंक है जो देखता है कि जीतने वाला फोर्स किधर है, उधर शिफ्ट करता है। और इस बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव एंटी बीजेपी वोटिंग टैक्टिक्स रहती है। जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया। मुस्लिमों के मन में ये मलाल है, और 2017 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता क्या पार्टी मुस्लिम वोट बटेगा इस बार? नहीं बटेगा। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि मुस्लिम वोट, क्योंकि इमरान मसूद भी क्लेम कर रहे हैं, मायावती भी क्लेम कर रही हैं, समाजवादी पार्टी तो अपने घर का मानती है। कोई क्लेम कैसा भी कर ले, और समाजवादी पार्टी ने तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। हालांकि मुस्लिमों के वोट के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये मुस्लिम से ज़्यादा जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है उनको सजाने संवारने और उसको अपना एक नया वोट बैंक के तौर पे प्रिपेयर करने में। ऑलराइट डॉक्टर चंद्रमोहन, आपका जो परंपरागत वोट बैंक है, खासतौर पर अपर कास्ट का, अपर कास्ट में वो भी जो 14% के ब्राह्मण वोट हैं, उस पर मायावती ने डोरा डाला है। मुझे लगता है कि आपके लिए पॉलिटिकल ट्रबल आने वाले समय में हो सकती है। नहीं ब्रजेश जी, क्योंकि आपके यहाँ थोड़ी कम तवज्जो है। नहीं ब्रजेश जी, और इसमें महत्वपूर्ण बात और ये जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, इसलिए ये कहिए ही मत कि आप इसकी राजनीति नहीं करते। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन है, एक सिद्धांत है जिस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। वो सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण पॉलिटिक्स की अगर हम चर्चा करें, तो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से वर्तमान परिस्थितियों में भगवा के साथ में अपना सहज झुकाव मानता है, क्योंकि 2007 में ब्राह्मणों ने BSP की सरकार बना के देख लिया, 2012 में सपा की सरकार बना के देख लिया। उन दोनों सरकारों के परिणाम स्वरूप ही ये संभव हुआ कि 2014 में हमारे सर्वाधिक सांसद जीते हैं। ये उसी का परिणाम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप अगर बूथ की कमेटी लेंगे और उससे लेके केंद्रीय नेतृत्व तक जाएंगे, मैं दीपक जी की तरह महापुरुषों का जातीय विश्लेषण तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई जाएगा, कोई विश्लेषण करेगा, तो ये जरूर चाहेगा कि देश की व्यवस्था बनाने में, देश के संदर्भ में, प्रदेश की व्यवस्था बनाने के संदर्भ में ब्राह्मणों की अगर कोई पहली प्राथमिकता है, क्योंकि ब्राह्मण जिन मुद्दों के, ब्राह्मण को सम्मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, उस सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। उसको आज जो जिस तरीके से बसपा की सरकार बनी 2007 में, सरकार बनने के बाद में जो ब्राह्मणों का दमन चक्र हुआ, उस दमन चक्र को कौन भूलेगा? जेल भेजे गए कितने महापुरुषों के ब्राह्मणों के नाम पर मायावती जी ने कौन सी योजनाएं लेके आए? कोई योजना नहीं। पर ये तो कहते हैं हमारे घर का दल है, हमारे तो ब्राह्मण तो परंपरागत वोटर है। देखिए, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का कोई मेल नहीं है। दीपक जी जैसे कुछ लोग हैं, इतने ही हैं, क्योंकि वहां जब वो दहशत का पर्याय जब समाजवादी पार्टी है, तो ब्राह्मण तो इस प्रदेश में दहशत का पर्याय नहीं है, क्योंकि दहशत और ब्राह्मण एक दूसरे के पर्याय नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग है। ब्राह्मण में विनम्रता होती है। आज ब्राह्मण अगर कोई होता साथ में समाजवादी पार्टी में, अगर ब्राह्मण की भूमिका होती
तो जो कुल में कलेश हो रही है वो कलेश नहीं हाँ, होती। जब तक जनेश्वर मिश्र थे ऐसे झगड़े होते ऐसे नहीं। नहीं थे। अब देखो आप आफत मची हुई है। आज ये बताओ प्रदेश अध्यक्ष कौन? अखिलेश के बाद शिवपाल। कोई ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनाए ना समाजवादी पार्टी? आपने तो दीपक हटा दिया। मिश्रा को दीपक मिश्रा, बनाया। आपने तो हटा दिया। दीपक मिश्रा दीपक बनाया। मिश्रा, प्लीज, और आऊंगा जहाँ आपके तक पास। कांग्रेस की आप बात है तैयार रहना है, तो इमरान कोई मिश्रा। नहीं भूला है। ब्रजेश जी, मैं All एक right, बात all right, all right, कि दीपक कोई मिश्रा। नहीं भूला है। भगवा बहुत आतंकवाद ही का नारा गंभीर देने आरोप वाली है। कांग्रेस को ब्राह्मण कभी माफ नहीं 14% करेंगे। के इस वोट बैंक के लिए बहुत आरोप लगाए गए जी, हैं और जी। डॉक्टर चंद्रमोहन ने तो बहुत बड़ी बातें कुछ कह दी हैं। अब डॉक्टर चंद्रमोहन जी की एक खास बात है, ये इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं इनकी पार्टी, उतने आत्मविश्वास के साथ तो बाकी आदमी सच भी नहीं बोल पाएंगे। कहाँ से इनको प्रशिक्षण Appreciate। मिलता है, कौन देता है, भगवान जाने। भला हो मोहन भागवत जी का, वरना पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे ब्राह्मण नेतृत्व को फ्रीज्ड कर दिया, लकवाग्रस्त कर दिया कि पूरी की पूरी राजनीति को। इनको न बुद्धिजीवियों से मतलब है, इनके अपने खास टाइप स्टीरियो टाइप लोग हैं वही हैं। पर आपकी पार्टी में बहुत कम बचे हैं, हमारी पार्टी में कहाँ कम बचे हैं? जो बचे हैं वो 100 पीस हैं। बिल्कुल नहीं। आप देखिए अभी जो प्रवक्ता मंडल जारी हुआ, अशोक वाजपेयी जी, श्रद्धेय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, उनकी संवेदनाओं पे, उनकी जानकारी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। दीपक मिश्रा भी सर्वोच्च हैं। पद माता प्रसाद पांडे जी के पास है। और एक बात और मैं कह दूं बड़ी स्पष्ट के साथ कि यह सही है कि समाजवादी पार्टी की यह सोच रही है, रणनीति रही है, और घोषणा करके समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हमारा जो लक्ष्य है वह निचले वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, पिछड़ी जाति को समान अवसर देकर, विशेष अवसर देकर समान अवसर लायक बनाना। तो हम इस रणनीति पे काम कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। ऑलराइट, इमरान मसूद जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज गो अहेड। नहीं, मैं तो ये कह रहा था। हाँ, कुछ कह रहे थे इनसे कि किनको ये- हटा दिया। वाजपेयी जी ये की जो बात। कह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष आपने तो वाजपेयी जी को अभी हटाया है। आपने तो अभी वाजपेयी जी को हटाया, तो आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? हमारा कहना यह है कि ब्राह्मण के ऊपर परंपरागत रूप से कांग्रेस का रहा है कि हमेशा कांग्रेस को वोट किया है। और आपके नाम हमारी कुछ- दाखिल खारिज है उनका। नहीं, हमने उसको दोबारा अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने का प्रयास किया, और उसी के अंदर हम लोग प्रयास के अंदर लगे हुए हैं। शीला दीक्षित जी का नाम केवल ब्राह्मण मैं होने के आपको नाते नहीं, appreciate शीला करता हूं दीक्षित कि जी आप का सच नाम बोल रहे हैं कि वोट बैंक हैं। शीला दीक्षित जी का नाम केवल ब्राह्मण होने के नाते नहीं, शीला दीक्षित जी का नाम दिल्ली के विकास के आईने के रूप में हम लोगों ने अरे प्रचारित यूपी किया। में उनका क्या है इमरान मसूद? तो ऐसा ही जैसा दिल्ली बनाया ऐसा यूपी बनाएंगे। मैं appreciate करता कि इन्होंने आपको- 27 साल आपको में चीफ बिहार जो में हर मिनिस्टर दिल्ली में कैंडिडेट हुआ वो बना यूपी देती। में होगा। अच्छा होता कांग्रेस आपको चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बना देती। नहीं, मैं तो आप यूपी के हैं। नहीं, तो शीला जी कहाँ की हैं? शीला जी भी तो यूपी की हैं। हम शीला लोग जी को- भी तो यूपी के, कैसे कन्नौज यूपी की से हैं? कहाँ से हो गई सांसद यूपी रही की? शीला जी, कन्नौज से मिनिस्टर रही। यूपी में उनकी कोई राजनीति नहीं है। नहीं। एक बार बाय डिफॉल्ट कन्नौज से एमपी थी। नहीं, तब एमपी रही ना, यूपी से, यूपी की हैं शीला जी बहू हैं यूपी की, और शीला जी ने दिल्ली के अंदर विकास करके दिखाया। हमारा कहना है कि हम लोग विकास करके दिखाएंगे। जो 27 साल की बदहाली है, उस 27 साल की बदहाली को दूर करने के लिए। मुस्लिमों को कैसे जोड़ पाएंगे आप कांग्रेस के साथ? मुझे देखिए, फार्मूला मुसलमान के बताइए। पास रास्ता क्या है? क्योंकि मायावती मुसलमान बहुत ने- एग्रेसिवली वर्क कर रही है। नहीं, मायावती जी का और तो आप भरोसा- अगर बीएसपी को हल्के में ले रहे हैं तो ये आप राजनीतिक भूल कर रहे हैं। नहीं, मायावती जी का तो ये भरोसा नहीं है कि कल वो कहाँ बैठ जाएंगी जाकर के। मायावती जी का मतलब? मुसलमान के दिमाग, कल वो भाजपा के साथ बैठ जाए, उनका पता है इस बात का, कल वो भाजपा के साथ नहीं बैठ जाएंगी। हमारा कहना है तो क्या और ये आम मुसलमान के मुसलमानों में लिए धारणा है कि मायावती बीजेपी के साथ निश्चित जा रूप, सकती है? बिल्कुल निश्चित रूप से मायावती जी की पार्टी का कोई भरोसा नहीं है वो कब कहाँ बैठ जाएं। समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे, वो सारे वादों के ऊपर हम इनके नेताजी ने हाउस के अंदर कह दिया कि हमने तो घोषणा पत्र के अंदर कोई मुसलमानों से वादा ही नहीं किया था। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप घोषणा पत्र जारी करो और उसके बाद हाउस के अंदर उसको झुटला दो कि हमने वादा नहीं किया था। गलत बयानी आजम साहब का बयान है, आजम साहब का हाउस के अंदर बयान है, अखबारों के अंदर सब में छपा हुआ है कि आपने कहा है आपने 18% का वादा किया था। उस 18% के वादे का बता दें आपने क्या किया? अल्पसंख्यकों के आपने विकास क्या के किया जितने था? काम समाजवादी पार्टी ने कहाँ किए, किए बताइए न ना। किसी सरकार आपने ने कितनी किया है, बार न कर सकती। आपने कितनी एक मिनट वन बाय वन हमारा- प्लीज गो अहेड। मैं ये पूछना चाहता हूं आपने कितना काम किया आप मुझे बता दें। 8% ये मुसलमानों को कम से कम पुलिस के अंदर एक थानेदार जिले के अंदर एसओ रहता था। वो बीजेपी की सरकार में भी रहा, मैं कहूं बीजेपी ने भी रख लिया, लेकिन आपकी सरकार ऐसी आई कि आपकी सरकार ने ये नियम ही उड़ा दिया। आपकी सरकार के अंदर केवल एक जाति को बढ़ावा, एक जाति के पास काम, एक जाति के पास राजनीति, सब कुछ एक ही लोगों के पास रह तो गया। आपको इस जाति को वोट नहीं चाहिए? हाँ? आपको नहीं, चाहिए? हमें सबका वोट चाहिए। हम किस जाति के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे के मुंह का निवाला छीन के आप केवल एक को खिलाओगे। मेरे भाई का निवाला छीन कर आप दूसरे भाई के मुंह में डालोगे तो एक भाई भूखा रहेगा और दूसरा भाई पेट कुमार भरेगा। भावेश जी, क्या लगता है कि बीएसपी जिस तरह से आक्रामक रणनीति पर चुनावी आमादा है और जिस तरह से दलितों के साथ ब्राह्मण और मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसमें कुछ क्लिक कर सकता है? क्योंकि
मुसलमानों के प्रति मायावती का इस वक्त थोड़ा आकर्षण तेज हुआ है? देखिए, मायावती फ्यूचर देख रही हैं, और फ्यूचर ऐसे देख रही हैं कि जो अभी जो स्थिति है, पॉलिटिकल सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में, अभी ये महाभारत समाजवादी पार्टी में जो महाभारत छिड़ा था, उससे पहले तक बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान ये कह रहे थे कि अखिलेश अगर वापस लौट सकते हैं तो इसमें कोई, वो कह रहे हैं कि दोबारा मैं सत्ता में आ जाऊंगा, तो कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं तो लगातार क्लेम कर रहे हैं, कह रहे छठवां बजट वो पेश करेंगे। वो दावे कर रहे थे, उनके दावों पर बहुत सारे लोग भरोसा भी कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था, सिचुएशन ऐसा था कि लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस आ जाए। लेकिन जैसे चीजें बदली हैं और जो अब नया परिदृश्य जो सामने है उत्तर प्रदेश में, इसमें मुसलमानों के लिए खास तौर पे एक चैलेंज है कि उनको बीजेपी के खिलाफ जाना है, और बीजेपी की नीति भी यही है। उनको भी लगता है कि उनको हम अलग रख के हिंदू समाज जो है या दूसरे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो हम उनके साथ नहीं हैं। तो ब्राह्मण किधर जाएगा? ब्राह्मण का क्या मूव हो सकता है? ब्राह्मण भी रास्ता तलाश रहा है, और ब्राह्मण के अभी अनिर्णय की स्थिति में, अभी अनिर्णय की स्थिति में है, और ब्राह्मण विकल्प उनके पास ब्राह्मण क्या है? मुस्लिम की तरफ वोट पैटर्न नहीं होगा ब्राह्मण का। मुस्लिम को तो एक है कि उसके मन में घाव है 2014 का, उस घाव को भरना चाहेगा वो 2017 में। लेकिन ब्राह्मणों के साथ ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों को लगता है कि ट्रेडिशनली हम कांग्रेस के साथ थे तो शायद वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन उनको प्रलोभन, उनको सत्ता का प्रलोभन। वोट बटा हुआ है उनका, बिल्कुल बटा हुआ है, एक होकर नहीं है। ब्राह्मण अभी एक होकर नहीं है। और सतीश चंद्र मिश्र अभी आपने अपने मतलब इनिशियल स्टेटमेंट में आपने बताया कि सतीश चंद्र मिश्र पूरे प्रदेश में घूम के ब्राह्मणों को 45 उनकी रैलियां होने जा रही हैं, रैलियां करने जा रहे हैं। रैलियां सतीश चंद्र इस कोशिश से कुछ उम्मीद बन सकती है उनके लिए, अदरवाइज मुस्लिम जो ब्राह्मण वोट है वो बिखर रहा था। डॉक्टर चंद्रमोहन, ये सोशल इंजीनियरिंग से आप लोग कैसे निपटेंगे? आपके पास क्या रणनीति है सोशल इंजीनियरिंग की? नहीं, क्योंकि एक खुला सच है। ब्रजेश जी, सोशल इंजीनियरिंग वो करें जिनकी कोई विचार ना हो, जिनकी कोई धारा ना हो। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, सतत काम कर रहे हैं। और देखिए, आज भी देश का वित्त मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, भूतल परिवहन मंत्रालय हो, ये सब का संचालन करने वाले ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले लोग संचालन कर रहे हैं। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और जहाँ तक बात है, मैं आपको उस समय बात रह गई थी अधूरी, कि जो लोग भगवा आतंकवाद का नारा दे रहे थे, ब्राह्मण और भगवा का एक सहज संबंध है, एक ऐसा एक आत्मीयता का रिश्ता है। तो ब्राह्मण का सहज, मुझे जल्दी बताइए कि ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे? हम बता रहे हैं ना आपको, देश के, मैंने आपको बता दिया, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, सब कुछ ब्राह्मणों के पास है। और ये सहजता से है, ये एक स्वाभाविक है। आज ये मायावती जी ने, जो मैं आपको कह रहा हूं ब्रजेश जी, मायावती जी ने जो सुरक्षित सीटों पर उनकी राजनीति को दांव पर लगाया है, सतीश चंद्र मिश्रा जी की, वो क्यों लगाया है? कि उनको पता है कि सुरक्षित सीट भी वो नहीं बचा पा रही हैं। लोकसभा चुनाव में वो एक भी सुरक्षित सीट नहीं जीती, तो विधानसभा में सुरक्षित सीटें पर अपने आप को खड़ा करने के लिए, तो क्या ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा कहने पर वोट देगा? बिल्कुल नहीं देगा, कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी की कोई व्यवहार नहीं है ब्राह्मणों के साथ में, उनका समाज कल्याण से कोई व्यवहार किसके कहने पर ब्राह्मण वोट बीजेपी? हमारे तो सबके एक तरफ से, आप लंबी सूची है, हमारे पास लंबी सूची। दीपक मिश्रा, जल्दी से बताइए 20 सेकंड में कि ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे? इसलिए कि ब्राह्मण समाजवाद में गहरी आस्था रखता है। वो चाहता है कि समाज बेहतर हो, समाज का सर्वतोन्मुखी विकास हो। अरे तो कह रहे हैं डराते हैं आप। कौन कह रहा है? ये बीजेपी। देखिए, जो वो कहते हैं, जाकी जिसकी भावना होती है वो सब में वही रूप देखता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसका नाम तो चुनाव आयोग को भारत जलाओ पार्टी कर देना चाहिए। ये तो आप गजब नाम दे रहे हैं। अब ऐसा इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश जला चुके हैं। क्योंकि ये इनका विज्ञापन चल रहा है आजकल, देखो उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। उसकी जगह आज हो क्या रहा है, देखो उत्तर प्रदेश झगड़ रहा है। अक्षय यादव वहां बयान दे रहे हैं, आशीष यादव वहां बयान दे रहे हैं। आज पूरा कुनवा हमारे यहाँ दम घोटू वातावरण नहीं है। आज शिवपाल यादव हमारे यहाँ लोकतंत्र अखिलेश है। यादव के नेतृत्व में अगली सरकार बने। अरे भाई, आप ही परसों कह रहे थे, हर दिन तो बयान बदल। कब कहा? अरे शिवपाल यादव कह रहे थे कि नहीं विधायक दल तय करेगा, कौन होगा? आज कह रहे हैं अखिलेश यादव के नेतृत्व। मतलब क्या है? आज कह रहे त्याग पत्र दिए जा रहे हैं। आज ये त्याग पत्र, अरे झूठ आप बोलते हो, प्रदेश की जनता से झूठ बोल रहे हो, प्रदेश की जनता से झूठ बोल रहे हो आप। अरे ब्राह्मणों का सपा से कोई लेना देना नहीं है। अरे कोई मतलब ही नहीं है, अरे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी राजनीति करते रहिए, ब्राह्मणों से कोई मतलब नहीं है आपका। इमरान मसूद, मुस्लिम और ब्राह्मण कांग्रेस को वोट क्यों दे? आपको क्यों लगता है कि ब्राह्मण आपका कोई
मतलब उसका आपने दाखिल खारिज करा रखा है, कोई पट्टा लिखा रखा है कि आप वोट दे, क्यों दे? नहीं 27 आपने ऐसा क्या किया इन 27 सालों में? 27 साल की बदहाली को दूर करने के लिए हम शीला दीक्षित जी को लाए हैं कि 27 साल की बदहाली को शीला दीक्षित जी दूर करें। और शीला दीक्षित जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से शीला जी ने दिल्ली के अंदर मुसलमानों के साथ व्यवहार किया, वही व्यवहार उत्तर प्रदेश के अंदर शीला जी मुसलमानों के साथ करेंगी। उन बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ चर्चा में नहीं लाना चाहता, लेकिन दिल्ली के मुसलमान जानता है कि शीला जी ने जो काम दिल्ली के अंदर मुसलमानों के लिए किया है, वो अगर उत्तर प्रदेश तो में ब्राह्मण शीला क्यों जी- वोट दे फिर आपको? आप मुस्लिम कैंडिडेट चीफ मिनिस्टरियल पद पे लाते, इमरान तो मसूद चीफ शीला- मिनिस्टरियल कैंडिडेट तो होते। यही तो कॉम्बिनेशन है। शीला जी के नेतृत्व के ऊपर मुसलमान को भरोसा होगा, शीला जी के नेतृत्व के ऊपर मुसलमान तो भरोसा आपको करके डिप्टी सीएम का प्रत्याशी बना दें। मैं तो एक सिपाही हूँ छोटा सा, मुझे तो कोई पद नहीं चाहिए, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, राहुल जी का सिपाही हूँ, उसी के अंदर मैं खुश हूँ। ऑलराइट, कुमार भावे जी, ये इस बार की जो सत्ता है, क्या उसकी चाबी मुसलमान और ब्राह्मणों के पास होगी? क्योंकि दोनों 19% के आसपास मुस्लिम वोट हैं और 13 से 14% के आसपास ब्राह्मण मतदाता हैं। तो क्या इस बार सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथ में रहेगी? देखिए, एक मुश्त कोई बहुत बड़ा वोट बैंक, दो वोट बैंक एक तरफ जाता है तो जाहिर है कि कुछ स्थितियां वैसी बन सकती हैं। लेकिन हम उससे पहले एक बात और कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हम बात कर रहे हैं अभी भी इतने सालों बाद भी जातीय आधार पर यहाँ पर यहाँ जाति की अपार महिमा है। हाँ, यहाँ जाति ही चलती है। पॉलिटिशियन जब तक जाति नहीं छोड़ेंगे, सब यहाँ पे नारे दिए जा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये भी कहते हैं कि हम आप भावेश जी अच्छे से जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में टिकट तय करता है तो पहला सवाल प्रत्याशी से पूछता है कि तुम्हारी जाति के कितने वोट हैं। ये जाति छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये कभी नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ सड़क ठीक है, तुम्हारे यहाँ बिजली आ रही है, बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, रोजगार है। कोई पूछता है? नहीं पूछता। यहाँ ये पूछा जाता है कि तुम्हारी जाति के कितने वोट हैं और कौन कौन सी जाति का वोट ला पाओगे। जी बिल्कुल, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है और ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। उत्तर प्रदेश जैसे विकसित, मतलब अब हम विकसित प्रदेश की ओर अगर बढ़ना चाहते हैं तो इन सब मुद्दों को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर काम के आधार पर वोट मिले, कैंडिडेट के आधार पर लोग वोट दें और उसके आधार पर फैसला हो, उसके आधार पर सरकारें बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी स्थिति यही है कि अभी सभी दल मिलके और ये जो जातीय कार्ड खेलेंगे और अल्टीमेटली डेवलपमेंट से पहले जातीय आधार पे इस अगली बार भी सरकार बने। मुझे लगता है डेवलपमेंट तो केवल फेस होता है। बिल्कुल, वैसे भी पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिक्स की ABCD में भी C पहले कास्ट आता है, D बाद में डेवलपमेंट आता है। डॉक्टर चंद्रमोहन, तो उत्तर प्रदेश की सत्ता इस बार ब्राह्मणों और मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर करेगी? नहीं, उत्तर प्रदेश की सत्ता का जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, उत्तर प्रदेश की जनता है, किसान है, गरीब है, मजदूर है, इनके हाथ में है। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मैं फिर दोहराऊंगा, ब्राह्मण विजय शंकर पांडे जी का अपमान भूले नहीं है, जो बसपा ने बनाया था और हटाया था, भूले नहीं है। तो आप तो ब्रजेश पाठक को ले आए, तो हम ब्रजेश पाठक जी को ले आए, प्रदेश अध्यक्ष ही हटा दिया। हम ब्रजेश पाठक जी को ले आए, हम शिव प्रताप शुक्ला जी को राज्यसभा भेज दिए। हम सब कुछ करेंगे क्योंकि वाजपेयी जी को हटा भी दिए। हमारे लिए कार्यकर्ता सबसे परफॉर्मर होते हुए भी हम विजय बहादुर पाठक भी महामंत्री बने। तो हमारे लिए कार्यकर्ता प्रथम है और कार्यकर्ता को हम वरीयता देते हैं, कार्यकर्ता आधारित राजनीति करते हैं। और ये जो समीकरणों की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास में विश्वास रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक मिश्रा, इमरान मसूद, कुमार भावेश और डॉक्टर चंद्रमोहन, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोग लाख कह लें, सुन लें, कुछ भी बातें कर लें, विकास के दावे कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश में कि ये खुली हकीकत है कि यहाँ पर चुनाव जातिगत समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता है, ना कि विकास के आधार पर। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता विकास के नाम पर वोट देने के लिए कम से कम असेंबली इलेक्शंस में अभी मेंटली तैयार नहीं हो पाई है। इसलिए जब भी कोई पार्टी टिकट तय करती है तो वो जातिगत समीकरणों का बहुत ध्यान रखती है। और मायावती को इस तरह के जातिगत समीकरण, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसमें उनको PhD हासिल है। धन्यवाद।